चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पंडित नेहरू की आलोचना कांग्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से मंच से खड़े होकर ये चरण सिंह ही कर सकते और कोई नहीं। और वही चरण सिंह जिन्होंने नेहरू की आलोचना की खुल्लम खुल्ला, जिन्होंने इंदिरा को जेल भेजा डंके की चोट पर ताल ठोककर, वही चरण सिंह उम्र के एक चौथे पन में आकर इंदिरा गांधी की कृपा से, इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री। चरण सिंह ने कहा कि अंग्रेजों के समय में भी जितनी बर्बरता नहीं हुई, जितनी गिरफ्तारियां नहीं हुई, उतनी गिरफ्तारियां इंदिरा गांधी के समय में हुई इस देश में। तीन लोगों के मन में था प्रधानमंत्री बनने का, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। जब 67 में पहली बार चरण सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो भी राजनारायण ने ही तोड़फोड़ की थी, पार्टियों में बहुमत जुटाया था चरण सिंह के जब वो कांग्रेस छोड़कर बाहर आए थे। और राजनारायण ने उनसे कह रखा था कि चरण सिंह आप चिंता न करना, जैसे मैंने आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया वैसे प्रधानमंत्री बनवाया। चरण सिंह एम्स अस्पताल में भर्ती हुए। भीष्म नारायण सिंह बिहार के थे, राजेंद्र बाबू के गांव से ही थे। उन्होंने गांधीवादी नेता थे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि भीष्म नारायण, चरण सिंह से हमको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि चरण सिंह इस वक्त अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के ताप से झुलस रहे हैं। सहयोगी समर्थक समाजवादी थे राजनारायण ने कंपनी के। उन्होंने कहा चरण चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री होकर इंदिरा गांधी घर जाएंगे ना? इंदिरा गांधी मिलने आएंगे। 23 दिसंबर साल 1902 दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है चौधरी चरण सिंह। वो चौधरी चरण सिंह जो एक किसान परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर देश के प्रधानमंत्री। वो चरण सिंह जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जेल जाने से लेकर आज़ाद भारत में जमींदारी प्रथा खत्म कराने तक, किसानों को कर्ज के जाल से निकालने से लेकर मंडी व्यवस्था की नींव रखने तक, पटवारी राज को खत्म कर लेखपाल व्यवस्था को लागू करने से लेकर चकबंदी जैसे बड़े फैसले लेने तक। अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी। वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन को गांव, गरीब, किसान के नाम पर कर दिया। वो चौधरी चरण सिंह जो इमरजेंसी के खिलाफ जेल गए, वो अक्टूबर 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। वो चरण सिंह जो कांग्रेस छोड़कर उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने कहा कि असली भारत गांव में बसता है, और वो जो केवल धोती और देसी लिबास पहनते थे और हाथों में एक पुरानी HMT की घड़ी बांधते थे, वो भी उल्टी। हाँ, वही चौधरी चरण सिंह जिन्हें मोदी सरकार में 30 मार्च साल 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ नवाजा गया। चौधरी चरण सिंह एक सबसे अलैदा किस्म की शख्सियत के राजनेता थे भारत के। किसानों के प्रति, गांवों के प्रति उनकी निष्ठा असंदिग्ध थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके भीतर एक इस ढंग की
मुझे लगता है प्रवृत्ति रही जिसमें निरंतरता का अभाव होता है। चरण सिंह कभी भी निरंतरता के साथ किसी एक लाइन पर, एक राजनीतिक उस पर पटरी पर नहीं चल पाए। उन्होंने पार्टियां छोड़ी, पार्टियां तोड़ी, नई पार्टियां बनाई, फिर उनको छोड़ा, फिर दूसरे बनाए, फिर जो बनाए उनमें विभाजन हो गए। ऐसा एक जीवन चरण सिंह का रहा। चौधरी साहब आजादी से पहले भी विधायक रहे। 1931 से या 37 से शायद उनके जीवन की यात्रा शुरू हुई विधायिका की। और बहुत कम लोगों को स्मरण होगा कि चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनसे पहले उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए वो सब कांग्रेस के ही हुए। लेकिन कालखंड उनका फिर छोटा सा रहा मुख्यमंत्री का, फिर इस्तीफा हुआ, फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और चरण सिंह जी ने धोबी पाठ चला और वो फिर चीफ मिनिस्टर हो गए। 2 बार रहे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये उनकी एक विशिष्ट योगदान था उनका। और चरण सिंह उन राजनेताओं में से थे जिनके पास एक अपनी बौद्धिक दृष्टि भी थी, देश को देखने की, समाज को देखने की। उन्होंने भारत की कृषि, भारत की सामाजिक समस्याएं, भारत की आर्थिक समस्याएं, इन पर बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। भारत के अर्थशास्त्र पर ग्रंथ लिखा, इकोनॉमिक्स पर। चरण सिंह जी विचित्रताओं को अपने साथ लेकर जीते थे। वो 1952 में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा कि 1952 में नासिक में सम्मेलन था कांग्रेस का। उस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक नीतियां और सोवियत रूस की पक्षधरता वाली नीतियों के विरोध में चौधरी चरण सिंह ने खड़े होकर आलोचना की थी, बोला था। पंडित नेहरू की आलोचना कांग्रेस के सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से मंच से खड़े होकर ये चरण सिंह ही कर सकते थे और कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा कि वो असंभव को संभव बनाने वाले व्यक्ति थे। और बाद में इंदिरा गांधी को जेल भेजने का काम भी इमरजेंसी के बाद, जब जनता पार्टी की सरकार आई और चौधरी साहब उसमें गृह मंत्री बनाए गए, तो इंदिरा गांधी को जेल भेजने की जिद और उस जिद को पूरा करने का काम भी चरण सिंह ने किया। और वही चरण सिंह जिन्होंने नेहरू की आलोचना की खुल्लम खुल्ला, जिन्होंने इंदिरा को जेल भेजा डंके की चोट पर, ताल ठोककर, वही चरण सिंह उम्र के एक चौथेपन में आकर इंदिरा गांधी की कृपा से, इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। सोचिए, इसीलिए मैंने कहा वो असंभव को संभव बनाने वाली कला जानते थे चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 1902 से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव से होती है, जो अब हापुड़ में आता है। इस दिन एक साधारण से किसान परिवार में चौधरी चरण सिंह का जन्म होता है। पिता का नाम मीर सिंह था, जो खेतीबाड़ी देखते थे, और बाकी पूरा परिवार ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ था। खेत खलिहान, बैल, फसल, मौसम और किसानों की परेशानियां बचपन से ही चरण सिंह की दुनिया का हिस्सा थी। और यही कारण था कि बाद में जब चौधरी साहब राजनीति में आए तो वो किसानों के दर्द को एक किसान के तौर पर समझते थे।
उसे महसूस करते थे। चौधरी चरण सिंह ने साल 1923 में आगरा कॉलेज से बीएससी किया और इसके बाद 1925 में इतिहास में एमए किया और फिर कानून की पढ़ाई पूरी कर एलएलबी की डिग्री हासिल की। उस समय गांव के किसान परिवार से निकलकर इतनी उच्च शिक्षा हासिल करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये बात साल 1923 और 1925 की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गाजियाबाद और मेरठ में वकालत शुरू की। घर परिवार सबको ये लगता था कि अब चौधरी साहब एक अच्छे वकील बन जाएंगे, लेकिन उस दौर में देश में स्वतंत्र आंदोलन की लहर उठी थी और युवा चरण सिंह भी उससे अछूते नहीं रहे। साल 1929 जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में उभर रहे थे, तब चरण सिंह ने भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी के संगठन को मजबूत किया और ये वही दौर था जब वो समझ चुके थे कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल अदालतों में नहीं बल्कि राजनीतिक परिवर्तन के जरिए ही संभव है, और उन्होंने वकालत का रास्ता छोड़ राजनीति की ओर चल पड़े। इसके अगले साल यानी साल 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और इस आंदोलन में चौधरी चरण सिंह भी कूद पड़े। हिंडन नदी के किनारे नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिश कानून का विरोध किया और इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। जेल से लौटने के बाद चौधरी चरण सिंह और अधिक सक्रिय हो गए और वो अब खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। चौधरी चरण सिंह को लेकर एक दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। वो इमरजेंसी में जेल में गए, तिहाड़ में रखे गए। तिहाड़ से छूटकर वो 23 मार्च 1976 उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे और वहां उन्होंने 4.5 घंटे लंबा भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण। विधायिका के भीतर देश में हुए सर्वोत्तम भाषणों में से वो एक है चरण सिंह का भाषण। 4.5 घंटे बोले और उन्होंने इंदिरा गांधी की रीतियों नीतियों को धोकर रख दिया। कांग्रेस के विधायकों के लिए शर्म से डूब जाने वाली स्थिति पैदा हो गई सदन के भीतर और चरण सिंह अपनी रौ में बोले जा रहे थे। चरण सिंह ने कहा कि अंग्रेजों के समय की हुकूमत में गांधी जी ने जब करो और मरो का नारा दिया, उस वक्त अंग्रेजों ने देश भर से 60-65 हजार लोग गिरफ्तार किए थे कुल। और आज इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार के आंकड़ों की, यानी इंदिरा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, ओम मेहता और वंशीलाल के मुताबिक 1,60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। तो चरण सिंह ने कहा कि अंग्रेजों के समय में भी जितनी बर्बरता नहीं हुई, जितनी गिरफ्तारियां नहीं हुई, उतनी गिरफ्तारियां इंदिरा गांधी के समय में हुई इस देश में। लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर, नागरिक अधिकारों पर वो चरण सिंह का वो भाषण ऐतिहासिक दस्तावेज है। चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी के निर्माण में एक बड़ी भूमिका थी उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी लोकदल बड़ी पार्टी थी। लेकिन चरण सिंह के मन में था कि हम प्रधानमंत्री बने। तीन लोगों के मन में था प्रधानमंत्री बनने का, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने चुना मोरारजी देसाई, तो मन मारकर जगजीवन राम और चरण सिंह दोनों को राजी होना पड़ा। चरण सिंह गृह मंत्री बनाए गए, ताकतवर पोजीशन में रहे, लेकिन मुरारजी से उनकी खटर पटर चलती रही। कभी मुरारजी के साथ उनकी पटरी बैठी नहीं। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी करा के
उन्होंने अपनी जिद तो पूरी की, लेकिन इंदिरा गांधी को तुरंत खड़े खड़े जमानत मिल गई। उससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। चरण सिंह ने कहा कि हम अपना इस्तीफा देते हैं, सरकार की किरकिरी हुई है तो। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन चरण सिंह ने पेशकश की। उसके बाद थोड़ा समय बीता, चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया सरकार से। फिर सरकार अस्थिर हो गई, क्योंकि लोकदल के सांसदों की संख्या थी सदन में ठीक ठाक। चरण सिंह की मान मनौवल हुई और फिर उन्हें सर मुरारजी की सरकार में वापस लाया गया, उप प्रधानमंत्री बना के, और वित्त मंत्रालय दिया गया। लेकिन यहां भी चरण सिंह शांत नहीं बैठे। वहीं साल 1937 में जब प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए तो बागपत के छपरौली से चौधरी चरण सिंह विधानसभा के लिए चुने गए और यहीं से उनकी संसदीय राजनीति की शुरुआत हुई। विधानसभा पहुंचते ही उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन की कर व्यवस्था और किसानों के शोषण के खिलाफ उन्होंने लगातार आवाज उठाई और विधानसभा में किसानों की फसल से संबंधित एक बिल पेश किया। यह उस वक्त का क्रांतिकारी बिल था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई और अंग्रेजी सरकार ने मुगलिया टैक्स सिस्टम को हटाकर बेहद क्रूर सिस्टम लागू किया था, जिसकी वजह से भारत में बहुत गरीबी फैल गई थी। 5 अप्रैल 1938 को उन्होंने कृषि उत्पाद विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ा एक बेहद इंपॉर्टेंट विधेयक पेश किया। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत की विधानसभा ने सर छोटू राम के राजस्व मंत्री रहते हुए साल 1938 में जो पहला कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम पारित करके उसे लागू किया था, दरअसल उसकी परिकल्पना चौधरी चरण सिंह की थी। चौधरी चरण सिंह जब पहली बार चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के संसदीय सचिव बने, तब चौधरी साहब कृषि उत्पाद मंडी बनाने के लिए एक बिल लेकर आना चाहते थे, लेकिन पंत ने उन्हें मना कर दिया था। जिसके बाद चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पाया और ये बात साल 1937 की है। हालांकि चौधरी चरण सिंह की ओर से लाया गया प्राइवेट मेंबर बिल पास तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बिल की जानकारी जब ब्रिटिश राज के पंजाब प्रांत के राजस्व मंत्री सर छोटू राम को मिली तो उन्होंने उस बिल को मंगवाया और फिर लाहौर स्थित ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत की विधानसभा में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938 को पारित किया, जो 5 मई 1939 से लागू हो गया। फिर साल बदला और 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो चौधरी चरण सिंह फिर जेल गए। (1942) में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की। हालांकि वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए और एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार करने लगे। उनके खिलाफ देखते ही गोली मारने तक के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन आखिर में वो गिरफ्तार हो गए और 1.5 साल तक जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने शिष्टाचार नामक एक किताब भी लिखी। चरण सिंह के एक सहयोगी थे, लेफ्टिनेंट थे राजनारायण, प्रखर समाजवादी नेता, जिन्होंने 77 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को हराया था रायबरेली से, वो राजनारायण। जब 67 में पहली बार चरण सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो भी राजनारायण ने ही तोड़फोड़ की थी, पार्टियों में बहुमत जुटाया था चरण सिंह के लिए, जब वो कांग्रेस छोड़कर बाहर आए थे और मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी बहुमत का प्रबंधन राजनारायण ने किया और राजनारायण ने उनसे कह रखा था कि चरण सिंह आप चिंता न करना, जैसे मैंने आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया वैसे प्रधानमंत्री बनवाऊंगा। और इसी बीच एक मसला उठकर खड़ा हो गया दोहरी सदस्यता का, मधुलिमय जैसे लोगों ने इसको तूल दिया।
राजनारायण ने इसका झंडा थाम लिया। उन्होंने कहा जनसंघ के लोगों को अगर जनता पार्टी में रहना है तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी रिश्ते खत्म करने होंगे। दोहरी आस्था नहीं चल सकती कि आप जनता पार्टी में भी रहो और आप आरएसएस में भी रहो। जनसंघ के लोगों ने कहा कि संघ हमारी मात्र शक्ति है, हमारा मात्र संगठन है, हम उससे अपना अलगाव नहीं कर सकते। बस इसी बात पर संकट गहरा गया। लोकदल ने अपना समर्थन वापस ले लिया, लोकदल सरकार से बाहर हो गया, हंगामा मच गया, सरकार अल्पमत में आ गई, मुरारजी की सरकार। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? लेकिन चरण सिंह के दिमाग में कुछ दूसरी तस्वीर चल रही थी। जनता पार्टी में रोज टूटन हो रही थी, आया राम गया राम हो रहा था। चरण सिंह एम्स अस्पताल में भर्ती हुए और देश की राजनीति में करवट आई। एक बड़ी घटना ने आकार लिया। इंदिरा गांधी के उस समय के विश्वस्त कांग्रेस के बड़े नेता, जो बाद में करीब 9-10 राज्यों के राज्यपाल रहे, कई केंद्र में कई बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे, भीष्म नारायण सिंह। इंदिरा गांधी ने भीष्म नारायण सिंह को बुलाया। भीष्म नारायण सिंह बिहार के थे, राजेंद्र बाबू के गांव से ही थे। उन्होंने गांधीवादी नेता थे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि भीष्म नारायण, चरण सिंह से हमको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि चरण सिंह इस वक्त अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के ताप से झुलस रहे हैं। दाह उनके अंदर है, घनीभूत हो गया है। भीष्म नारायण समझ गए क्या होना है। बोले हम लोगों को इस वक्त चरण सिंह के ऊपर हाथ रख देना चाहिए। ठीक, एक गुलदस्ता लेके ये दिल्ली के जो लोधी रोड के लिए मुड़ते हैं मानसिंह होटल के सामने से, तो कॉर्नर पर ही गुलदस्ते वालों के 3 वो हैं दुकानें हैं, बड़ी पुरानी दुकानें। वहां से भीष्म बाबू ने गुलदस्ता लिया और सीधे उन्होंने कार दौड़वा दी एम्स के लिए। पहुंचे, चरण सिंह को गुलदस्ता दिया और कहा कि ये इंदिरा जी ने भिजवाया है। अब चरण सिंह तो बेड से उछल पड़े, इंदिरा गांधी ने हमें गुलदस्ता भिजवाया। इतिहास करवट लेने को मचल रहा था। और ये किस्सा मुझे भीष्म नारायण सिंह जी ने खुद सुनाया बहुत वर्षों बाद। ये किस्सा आपको गूगल में शायद मिलेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी अक्सर आपकी चर्चा करती हैं। अब चरण सिंह ने कहा अच्छा मेरी चर्चा करती, क्या कहती? तो वो कहती हैं कि चौधरी साहब जैसा बड़ा नेता, किसानों का हमदर्द और धरती पुत्र कोई हुआ नहीं भारत की राजनीति। लेकिन चौधरी साहब के साथ न्याय नहीं हुआ। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, प्रधानमंत्री के आसन पर उनका अधिकार है। अब तो चरण सिंह पिघलने लगे, मचलने लगे। और भीष्म नारायण सिंह ने कहा कि अगर आप इस दिशा में कुछ सोचें तो इंदिरा जी आपका समर्थन करेंगे। फिर चरण सिंह को कहां नींद आए, उन्होंने कहा चलो भाई अब इसी की तैयारी करते हैं। और एक मुलाकात हुई इंदिरा गांधी, संजय गांधी और चरण सिंह की। उस मुलाकात में सहमति बन गई कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हम समर्थन करें देंगे आपको। 1947 में देश तो अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अब उनकी लड़ाई विदेशी शासन से नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की गरीबी और शोषण से। वो मानते थे कि आजादी का वास्तविक अर्थ तभी है जब किसान जमीन का मालिक बने और गांव आत्मनिर्भर हो। 1948 में उन्होंने सरकारी अभिलेखों में किसानों की जाति लिखने की परंपरा समाप्त करने की दिशा में काम किया। वो जातिवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने मांग की कि सरकारी कामों में से सरकारी दस्तावेजों के नामों से जाति सूचक शब्द हटाए जाए।
उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखकर 1948 में मांग की थी कि अगर शैक्षिक संस्थाओं से नाम से जाति सूचक शब्द नहीं हटाए तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये मसला टलता रहा, लेकिन बाद में जब साल 1967 में वो खुद मुख्यमंत्री बने तो सरकारी अनुदान लेने वाली शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं को अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाने पड़े। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। आजादी के बाद भारत में सोवियत रूस की तर्ज पर आर्थिक नीतियां लाई गई। चौधरी साहब का कहना था कि इंडिया में ये नहीं चलेगा। इसको लेकर चौधरी साहब कहते थे कि किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने से ही बात बनेगी। उस वक्त नेहरू का विरोध करना ही बड़ी बात थी, लेकिन चौधरी साहब सहकारी खेती के रूसी मॉडल के सख्त खिलाफ थे। राजनीतिक कैरियर पर असर पड़ा और फिर भी चौधरी साहब अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। आजाद भारत के बाद चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान जमींदारी उन्मूलन माना जाता है। सालों की मेहनत के बाद उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून अस्तित्व में आया और 1 जुलाई 1952 से इसके प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे लाखों किसानों को जमीन पर यह अधिकार मिला। ये भारतीय कृषि इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांतियों में से एक थी। चौधरी चरण सिंह ने चुनाव लड़ना कांग्रेस से ही शुरू किया। चौधरी चरण सिंह ने 1952, 1962 और 1967 की विधानसभा में जीत हासिल की। गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। रेवेन्यू, लॉ, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, कई मिनिस्ट्री में भी वो अहम पद पर रहे। संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में भी वो मंत्री रहे। इस दौरान उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच आर्थिक नीतियां, उन तमाम नीतियों को लेकर मतभेद गहरे होने लगे। नेहरू सरकारी खेती और समाजवादी मॉडल के पक्षधर थे, जबकि चरण सिंह मानते थे कि भारतीय कृषि की ताकत छोटे किसान और व्यक्तिगत स्वामित्व में है। उन्होंने खुलकर नेहरू की नीतियों का विरोध किया और ये आसान नहीं था, क्योंकि उस समय नेहरू का राजनीतिक कद बेहद बड़ा था। फिर भी चरण सिंह अपने विचारों पर अड़िग रहे। चरण सिंह ने शपथ ले ली, उनके जीवन की साध पूरी हो गई चरण सिंह की। लेकिन कांग्रेस भी समर्थन देने में और फिर समर्थन बनाए रखने के मामले में बदनाम पार्टी है। 25 दिन के भीतर, 25 से 26 दिन, जिस दिन से शपथ ली उस दिन से 25-26 दिन के भीतर इंदिरा गांधी और चरण सिंह में तनातनी हो गई। चरण सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी मुझसे कह रही थी कि संजय गांधी के खिलाफ जितने केस हैं इमरजेंसी के, मोरारजी सरकार ने जितने दर्ज किए वो सब वापस लो। मैंने मना कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि चरण सिंह कांग्रेस को सम्मान नहीं दे रहे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं कांग्रेस की किसी बड़ी बात को, इसलिए चरण सिंह के साथ अब हमारी पार्टी नहीं चल सकती। फलतः सरकार चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन चरण सिंह ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी इस्तीफे के साथ राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति ने उनको कहा कि आप तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए जब तक नई चुनाव ना हो जाए। तो इस तरह चरण सिंह 170 दिन प्रधानमंत्री रह लिए और लाल किले पर भाषण देने का भी उनको अवसर मिल गया, झंडा फहराने का भी। ये भी एक साध पूरी हो गई, क्योंकि भारत के हर राजनेता के मन में ये साध रहती है कि काश मैं दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दे पाऊं, यानी प्रधानमंत्री बन पाऊं। चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चलना था नहीं तो चला नहीं। अब साल 1967 आता है, जब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। 3 अप्रैल 1967 को वो उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने। और ये केवल एक सत्ता का परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को पहली बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खाद पर बिक्री कर समाप्त किया, किसानों के हित में कई फैसले लिए, छोटे किसानों को
राहत पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई और प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के नामों से जाति सूचक शब्द हटाने का भी अभियान चलाया। 1970 में वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान भी उनका ध्यान ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं पर केंद्रित रहा। इस दौर में उन्होंने पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में भी कदम उठाए। मगर साल 1975 में जब इंदिरा गांधी की तरफ से आपातकाल लगाया गया तो इसका जमकर विरोध भी चौधरी चरण सिंह ने किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में भी उनका संघर्ष जारी रहा। आपातकाल के खिलाफ जनता के भीतर जो असंतोष पनप रहा था, उसमें चौधरी चरण सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। और 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए तो कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। बाद में वो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी बने। इस दौरान जनता पार्टी के निर्माण में उनकी किसान और राजनीति की जनाधार की बड़ी भूमिका थी। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बेहद जोर दिया। कृषि उपकरणों पर टैक्स कम किए, डीजल और खाद की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की और किसान उत्पादों की आवाजाही पर कई जो पाबंदियां थीं उनको हटा दी। इसी दौर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना का वैचारिक आधार भी तैयार हुआ। लेकिन जनता पार्टी के भीतर संघर्ष बढ़ता गया। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे, जिसके कारण आखिर में केंद्र से सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक पल था, जब पहली बार गांव, खेत और किसान की राजनीति से निकला कोई नेता देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। मुझे याद है एक बार इंदिरा जी चरण सिंह के घर आई थी। जब कांग्रेस ने चरण सिंह का कंधा थपथपाना शुरू किया था, ये उन्हीं दिनों की बात है। जयंत चौधरी 1 साल के हुए थे, तो यानी चरण सिंह के पौत्र। तो उनका पहला जन्मदिन था, उसमें इंदिरा गांधी गई थी बधाई देने जयंत को और चौधरी साहब को। सोचिए तब रिश्ता ऐसा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उसके बाद आर.के. धवन की तरफ से चरण सिंह को कहा गया कि इंदिरा जी चाहती हैं कि आप शपथ लेने के बाद उनके घर होते हुए अपने घर जाएं। चरण सिंह राजी भी हो गए थे, लोग कहते हैं। लेकिन ये समाजवादी भी बहुत विचित्र होते हैं। इनका अपना राग है। चरण सिंह के जो सहयोगी समर्थक समाजवादी थे, राजनारायण एंड कंपनी के, उन्होंने कहा चरण चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री होके इंदिरा गांधी घर जाएंगे ना, इंदिरा गांधी मिलने आएंगी। वहीं से दूध में नींबू पड़ गया। खैर दोनों अलग अलग हो गए और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरण सिंह का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे जाने लगा। उनके पुराने विश्वस्त सहयोगी समर्थक नेता उनको छोड़कर जाने लगे और इसी सब ऊहापोह में उनके जीवन के अवसान की बेला आ गई। उन्होंने अपने इकलौते बेटे, उनकी 6 बेटियां थी, शायद 5 या 6, लेकिन बेटा एक ही था, अजीत सिंह। अजीत सिंह को बुलाया, या अमेरिका में नौकरी कर रहे थे, और उन्होंने अपनी पार्टी यानी लोक दल की कमान अपने बेटे को सौंप दी और इस तरह उनके जीवन का अवसान हो गया। चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री कार्यकाल बहुत छोटा रहा। उन्हें 20 अगस्त 1979 तक लोकसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने समर्थन
वापस ले लिया और परिणाम स्वरूप उन्हें संसद का सामना किए बिना इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बावजूद उनका प्रधानमंत्री बनना भारतीय राजनीति में किसान शक्ति की सबसे बड़ी जीत माना जाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण पुनरुत्थान को प्राथमिकता दी। वो लगातार कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और देश की आर्थिक नीतियों का केंद्र गांव ही होना चाहिए, ना कि शहर। बाद के दशकों में जब भारत ने कृषि और ग्रामीण विकास को अधिक महत्व देना शुरू किया तो कई विश्लेषकों ने माना कि चौधरी चरण सिंह अपने समय से आगे की सोच रखते थे। राजनीति के साथ साथ उन्हें लेखन का भी बेहद गहरा शौक। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, जॉइंट फार्मिंग, एक्सरे, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन जैसी कई अहम किताबें भी लिखी। उनकी रचनाओं में ग्रामीण भारत की समस्याओं और उनके समाधान की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी चौधरी चरण सिंह का जीवन बेहद साधारण रहा। वो धोती कुर्ता पहनते थे, सादा भोजन करते थे, तंबाकू और शराब से दूर रहते थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था और यही सादगी उन्हें आम किसानों के और करीब ले जाती थी। मगर 29 मई 1987 को दिल्ली में चौधरी चरण सिंह का निधन हो जाता है। 84 साल की उम्र में ये किसान नेता दुनिया को अलविदा कह गया। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद यमुना तट पर उनकी समाधि बनाई गई, जिसे किसान घाट नाम दिया। लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत समाप्त नहीं हुई है। हर साल 23 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। बाद में भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी युग आया तो नरेंद्र मोदी ने चरण सिंह के राजनीतिक महत्व को समझा। वो जाटों के सबसे बड़े नेता थे, देश में किसानों के बड़े नेता थे। तो नरेंद्र मोदी ने चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, मरणोपरांत भारत रत्न। मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा सम्मान था जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी कि चरण सिंह जी को ये मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं। उनको लगा कि नहीं, ये पुरस्कार यहाँ ठीक रहेगा, तो उन्होंने चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। तो अब चौधरी साहब भारत रत्न चौधरी चरण सिंह हो गए। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि चरण सिंह जी में अगर राजनीतिक स्थिरता थोड़ी सी होती और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर वो थोड़ा सा संयम का पहरा लगा पाते तो वो और लंबी पारी खेलते और बड़ा राजनीतिक जीवन उनका होता। लेकिन मैं जब उनके जीवन को देखता, समझता, पढ़ता हूं और उनके साथ रहे लोगों को जब सुनता हूं, उनसे बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि चरण सिंह हमेशा जल्दी में रहे, ऐसा लगता था। उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए थी। मंत्री बन गए तो तुरंत मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बन गए तो केंद्र में मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बन गए तो डिप्टी पीएम बने, डिप्टी पीएम बन गए तो बोले अब नहीं, अब पीएम बनूं तुरंत। वो धैर्य शायद चरण सिंह जी में नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारी विलक्षणताओं के धनी थे चौधरी चरण सिंह। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन चौधरी चरण सिंह का नाम भारतीय राजनीति और किसान आंदोलन में लगातार जीवित रहा और आखिर में देश ने उनके योगदान को सर्वोच्च सम्मान से भी स्वीकार किया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान उनके परिवार को दिया। खेत की मिट्टी से उठकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने वाले इस नेता की कहानी भारतीय लोकतंत्र की उन दुर्लभ कहानियों में शामिल है जहां सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत, संघर्ष और जनता का विश्वास होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यूं ही कोई चौधरी चरण सिंह नहीं हो जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम किस्से और कहानियों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। जय हिंद।